हेलो दोस्तों। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in uniform electric field। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा अगर पहले नहीं भी समझ में आया है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, -q + q। अब थोड़ा ध्यान से सोचो तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो -q से +q की ओर। ठीक, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? तो इधर q × e। इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? तो q × e। किधर? तो इधर। निगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में q × e लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये यूनिफॉर्म है। तो सोचो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रहा होगा कि ये इस तरह से रहे, यानी फील्ड के डायरेक्शन में रहे। याद रखना, डाइपोल हमेशा यही चाहता है कि हम फील्ड के डायरेक्शन में रहें। ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि जब वो फील्ड के डायरेक्शन में रहता है तो वो स्टेबल रहता है। ठीक ना, फील्ड के डायरेक्शन में जब रहता है तो स्टेबल रहता है और हर चीज ये चाहता है कि हम स्टेबल रहें, यानी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो ये हमेशा चाहेगा फील्ड के डायरेक्शन में रहना। तो समझो, फील्ड के डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका पोटेंशियल लॉस न होता है। अब फील्ड के अगेंस्ट अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होगा? जब फील्ड के अगेंस्ट इसको इधर रोटेट कराएंगे, क्योंकि फील्ड तो चाह ही रहा है कि ये क्लॉकवाइज में रोटेट करे। तो एजेंट क्या चाहेगा? एजेंट इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। यानी हमको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालना है तो वर्क डन बाय एजेंट देखना पड़ेगा। ठीक, तो वर्क कैसे निकाले? तो बोलेंगे वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो तो जब लीनियर फोर्स लगता है तब ना। यहाँ तो रोटेशन है, तो रोटेशन में टॉर्क लग रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा है, यानी फील्ड जो टॉर्क लगा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहा है। तो एजेंट क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगाएगा। और याद करिए, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जब निकालते हैं तो फोर्स हो या टॉर्क हो, इस तरह से फोर्स लगाना है कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए या नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता ही है डाइपोल में, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। नेट टॉर्क 0 कब होगा? तो बोलेंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है उतना ही एजेंट टॉर्क लगाएगा। तो सोचो तो, अगर हम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल बोले, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो याद होगा आप लोग को, इसको टॉ से डिनोट करते हैं। और टॉर्क कितना होता है? तो P sin थीटा, यानी जब ये थीटा एंगल पे होगा तो इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा? P sin थीटा, जहां पे P क्या है? तो Q × 2L, जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गया। और याद रखिए, एजेंट जो है इसको रोटेट कराना है एजेंट के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज में। तो सोचो, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में, रोटेट भी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल हम लोग तो लिख चुके हैं। तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा? तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग वर्क डन बाय एजेंट लिखें, यानी वही एक्सटर्नल एजेंट लिखें, तो क्या लिखेंगे? तो याद रखिए, जैसे इस पर इलेक्ट्रिक टॉर्क जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज में, एजेंट टॉर्क लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा तब वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ते जाएगा। तो फील्ड का टॉर्क बढ़ेगा तो एजेंट भी अपना टॉर्क बढ़ाएगा कि नहीं? एजेंट भी टॉर्क बढ़ाएगा।
यानी ये जो टॉर्क लग रहा है क्या कांस्टेंट है, तो बोलेंगे नहीं ये वेरिएबल है। तो इसीलिए हमको वर्क जो लिखेंगे वो टॉर्क इनटू डी थीटा लिखना पड़ेगा। यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग पहले वर्क देखेंगे। किसका वर्क देखेंगे, तो एजेंट का वर्क देखेंगे। एजेंट टॉर्क लगा किधर रहा, एंटी क्लॉकवाइज में, इसको मूव भी किधर कराना है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो टॉर्क डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा लिखोगे तो डॉट प्रोडक्ट भी ब्रेक करेंगे तो टॉर्क डी थीटा cos 0 हो जाएगा। देखो फिर से लिख देते हैं, टॉर्क डी थीटा cos 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एजेंट टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहा है। तो वर्क डन बाई एजेंट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि टॉर्क कितना है, तो P sin थीटा इंटू डी थीटा, यही टॉर्क हो गया वर्क डन बाई एजेंट का। तो वर्क डन बाई एजेंट हम लोग क्या लिखें, अब देखिएगा ध्यान से इधर, वर्क डन बाई एजेंट क्या होता है, तो बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आया है, तो बोलेंगे P sin थीटा इंटू डी थीटा। अब चलो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, तो मान लो शुरू में एंगल थीटा नॉट है, अब फाइनल जो एंगल है वो थीटा है। तो ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब, जब थीटा एंगल पे होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कब, जब थीटा नॉट एंगल पे होगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो P को बाहर करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, तो थीटा नॉट से थीटा तक। चलिए यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट कितना आ गया, माइनस P, बाहर करो एक बार अपर लिमिट, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, तो यही आ गया। तो ऐसा करते हैं कि अब इसको मिटा देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं अब तो ये बात तो आप समझ ही गए हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए तो फाइनल पोटेंशियल यानी यू थीटा नॉट कितना आ गया, तो माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा Pe cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। ठीक है, यानी देख लो वर्क डन बाई एजेंट क्या आया, तो Pe cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। यही अगर वर्क डन बाई फील्ड पूछता तो इसी में माइनस लगा देते, तो मतलब एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। अब देखो कन्वेंशन ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल 90 डिग्री के एंगल पे होता है तब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक ना, तो ऐसा क्यों होता है, तो बोलेंगे देखो अब क्यों होता है उसको ऐसे समझिए कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में आया क्या है फॉर्मूला में, cos थीटा, और cos 90 क्या होता है, 0। तो सोचो cos 90 जब 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस समय 0 होगा। यानी बोलेंगे क्या कि कन्वेंशन से सोचो, चाहे ट्रिक से सोचो, चाहे फॉर्मूला से सोचो, क्या है, तो बोलेंगे अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है तो सोचो तो थीटा नॉट जो है वो मान लो थीटा है, शुरू में एंगल थीटा बना रहा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो पता चलेगा, यू थीटा नॉट पता चलेगा कि कितना होगा। और अगर फाइनल पोटेंशियल यानी फाइनल एंगल जो है थीटा है वो 90 डिग्री है, तो बोलेंगे ना कि यू थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा। बोलो फाइनल, मान लो शुरू में एंगल थीटा पे था, अब बाद में रोटेट करते हुए 90 डिग्री के एंगल पे लेके चल गए, तो बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, कितना निकलेगा जी, तो Pe, यहाँ पे क्या है, तो cos थीटा नॉट वो तो निकलेगा, cos थीटा नॉट को क्या बोले हैं, थीटा, तो cos थीटा माइनस cos थीटा कितना है, तो 90 डिग्री। तो बोलेंगे क्या कि यहां पे cos 90 डिग्री लिखेंगे। बोलो तो ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्यों, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो माइनस यू थीटा नॉट कितना आ गया, तो P cos थीटा, यानी कि जब वो थीटा एंगल पे होगा यानी शुरू में तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो माइनस P cos थीटा, यही ना आया था। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो माइनस P डॉट ई, तो बिल्कुल लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में माइनस P डॉट ई, तो यही आया भी था, पहले भी आया था, तो यहां तक नोट करिए।
तो देखिए दोस्तों, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो आया है वो कितना आया है, तो माइनस पी डॉट ई, या इसी को बोल सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, बोलेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, तो माइनस पी कॉस 0। तब बोलो तो माइनस पी हो जाएगा क्या। और जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो डाइपोल विल बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन डाइपोल विल बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब थोड़ा समझना, जब थीटा का वैल्यू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब 180 डिग्री होगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डाइपोल में, तो माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी पी हो जाएगा। तो उस समय पोटेंशियल, तो देखिए यू इस समय मैक्सिमम होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा कब, जब cos 180 डिग्री होगा। यही बात करें अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, हाँ एक बात और, जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा यानी P के इक्वल होगा, तो उस समय बोलेंगे एंड डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन अनस्टेबल, देखना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थीटा जब 0 डिग्री होगा तब उस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थीटा जब 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो माइनस पी कॉस 90 डिग्री, और तब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो देख लीजिए, अब इसको लिखिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट with the help of electric potential। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बोलेंगे पहले पोटेंशियल निकाल लो और फिर पोटेंशियल के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए, वैसे तो आप पोटेंशियल निकालेंगे नहीं क्योंकि पहले निकाले हुए हैं, और निकालना भी है तो यहाँ से ये सेपरेशन निकाल लो, यहाँ से ये सेपरेशन निकाल लो। ये सेपरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, वो सब बताए हुए हैं। तो हम लोग को तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेथड अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी निकाले हुए हैं जनरल पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा बाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया था, ठीक है। फिलहाल हम लोग को पोटेंशियल के हेल्प से निकालना है। अभी हम लोग काम करते हैं कि पोटेंशियल इस P पॉइंट पे होगा कितना, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, यही पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पे, और ये दो मेथड से सिखाए हुए हैं। अब हमको निकालना है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद करो कैसे निकालें, तो बोलेंगे क्या कि अगर मान लो हमको किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, अगर किसी वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है, तो वेक्टर जो है वो कितना होगा पता चल जाएगा क्या। तो बोलेंगे ना a वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर अंडर रूट होगा, ठीक, ये तो समझते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्शन में पता हो जाए
और इसके परपेंडिकुलर पता हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो पता चल जाएगा क्या? तो बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग काम यही करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इस पी पॉइंट का पोटेंशियल है। देखो यही आर है, तो आर के डायरेक्शन में अगर हम लोग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे तो ई यू आर बोलेंगे, और आर के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसको ई यू थीटा बोलेंगे, ई यू थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब ई यू आर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ई यू आर डायरेक्शन, ई यू आर डायरेक्शन तो कैसे निकालें? ई यू आर बोलेंगे माइनस डेल वी बाई डेल आर कर दो, तो माइनस डेल वी देखो वहां पे लिखा हुआ है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस को बाहर करो और के पी कॉस थीटा को भी बाहर करो, और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे? आर पर पावर -2 डिवाइडेड बाई आर, -2 बाहर आ जाएगा, माइनस के पी कॉस थीटा, आर पर पावर जो है वो आगे आ जाएगा, आर पर पावर -3 हो जाएगा। तो बोलो तो ये कितना आ गया? तो माइनस माइनस प्लस 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, यही आया इलेक्ट्रिक फील्ड इस यू आर डायरेक्शन में। ठीक, क्या समझ पाए? आर के डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए और डी आर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो माइनस डेल वी बाई डेल आर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया यू आर डायरेक्शन में। अब किधर? तो यू थीटा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कहें क्या। तो अगर इस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे और इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं, इसको अगर हम इस पॉइंट से मिलाएंगे तो देखो ये इतना स्मॉल है कि ये अगर आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये थीटा है चूंकि, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? तो डी थीटा हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे ये वाला लेंथ कितना होगा तो याद करो सर्कुलर मोशन में अगर ये आर है और ये भी आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो इसको डीएस बोलते थे और डीएस होता था आर डी थीटा। तो वैसे ही बोलेंगे ये वाला लेंथ जो है डीएस है और डीएस होगा कितने के इक्वल? तो आर डी थीटा के इक्वल होगा। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड along ई यू थीटा डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ई यू थीटा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे माइनस डेल वी बाई डेल थीटा। तो डेल थीटा कैसे निकालें? आ जा रहा हूँ, डेल थीटा कैसे निकालें? तो यहाँ पे डेल थीटा के जगह यानी डीएस लिखेंगे और डीएस के जगह क्या लिखेंगे? तो आर डी थीटा, आर डी थीटा। देखो तो बोलेंगे क्या? माइनस डेल वी के जगह क्या लिखें? तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डेल थीटा। देखो आर पहले से इंतजार कर रहा था, यह आर क्यूब हो जाएगा। तो बोलो तो ई यू थीटा क्या हो जाएगा? ई यू थीटा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे माइनस के पी बाई आर क्यू को बाहर करो और डिफ्रेंसिएशन करो कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेल थीटा। तो देखो जी अब इधर हम मिटा देते हैं हेडिंग को और इधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा देखिएगा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, ई यू थीटा। देखो ये माइनस है, माइनस के पी बाई आर क्यू, ये तो रहेगा, और डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा का क्या होता है? तो माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यू थीटा डायरेक्शन में इधर कितना आ गया?
तो KP साइन थीटा बाई आर क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूआर डायरेक्शन में कितना आया, तो बोलेंगे 2KP कॉस थीटा बाई आर क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट कितना होगा, तो बोलेंगे अंडर रूट ई यूआर का डायरेक्शन में ई यूआर कैप का होल स्क्वायर प्लस ई यू थीटा का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, तो ई नेट लिखो, तो बोलेंगे क्या अंडर रूट ई यू आर, बोलो ई यू आर कितना आया है, तो 2KP कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे देखो KP साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया, अब उसको क्या करते हैं कि हम लोग पूरा निकाल लेते हैं वैल्यू कितना आएगा जो। तो देखिए जी ये सब मिटा दे रहे हैं और उसको जो है देखिए KP बाई आर क्यू, KP बाई आर क्यू स्क्वायर है, KP बाई आर क्यू स्क्वायर है, वो तो कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा रूट से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो KP बाई आर क्यू वो तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, तो देखो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो तो इसी को ऐसे लिख दें KP बाई आर क्यू, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखें, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो बोलो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तब बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, यही बोल भी रहे थे शुरू में, अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 1, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ गया। तो लिखिए अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने एंगल पे होगा, तो याद करो -q प्लस q, यहाँ से इधर था तो ये ई यू आर था और ये ई यू थीटा था, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई यू थीटा था। तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा निकाल लो, तो ई यू थीटा डिवाइडेड बाई ई यू आर। ई यू थीटा कितना आया था, तो KP साइन थीटा बाई आर क्यू, और ई यू आर कितना आया था, तो 2KP कॉस थीटा बाई आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कट गया, KP से KP कट गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। देखो तो tan अल्फा जो है वो कितना आ गया, तो हाफ tan थीटा आ गया क्या। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अब अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लिखिए।